मैं परवीन सैनी आप लोगों के बीच नई फसल जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में किसान भाई जिसकी खेती करते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। इस मीटिंग को प्रवीण प्रवीण जी, रख एक मिनट बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ। मैं आपसे ये चाहूंगा कि बहुत बड़ा सेशन है, बड़ी पीपीटी है, तो थोड़ा बेसिक को ब्रीफ में रखना, ज्यादा विस्तार में नहीं करना, है ना। जो मेन ठीक है सर। पॉइंट है उन पे ही डिटेल में जाना। ठीक है ना, ओके टाइम ज्यादा जाएगा इसमें, है ना, थोड़ा ओके सर। उस हिसाब से रखना। थैंक यू। अभी जो आज की मीटिंग का रखने का उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई जैसे कि हरियाणा में मेजरली वो खेती जो करते हैं नेट हाउस में, वो खीरे की खेती करते हैं कंटिन्यू, कि सर्दी में भी खीरे की खेती लेते हैं, गर्मी के मौसम में भी खीरे की खेती लेते हैं। तो जो खीरे की खेती ले रहे हैं, अच्छी बात है कि खीरे की खेती कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा आ रहा है। तो बट एक ही क्रॉप लेने से प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारी मिट्टी का जो क्रॉप रोटेशन है, जो सोयल में जो जरूरत रहती है फसल चक्र की, वो फसल चक्र हम अपनी खेती को नहीं दे पा रहे हैं। जिस कारण हमारी जो पॉली हाउस या नेट हाउस जो भी किसान भाई खेती करते हैं, शुरू के साल तो उनका प्रोडक्शन अच्छा आ जाता है, उसके दूसरे साल उनका प्रोडक्शन और कुछ कम आता है खीरे में। फिर वो जो है ना, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जो बीमारी है, जो इंसेक्ट हैं या जो भी बीमारियां रहती हैं, जो डिजीज रहती हैं, उनका भी अटैक उस पार्टिकुलर फसल पे अधिक देखने को मिला है। यदि किसान भाई फसल रोटेशन रखते हैं, अपना खीरे के बाद शिमला मिर्च के साथ जाते हैं, इस तरीके से एक साल में अपनी दो फसलें ग्रो करते हैं और फसल चक्र अपनाते हैं, तो किसानों के जो खीरा और शिमला मिर्च फसलों में बीमारी भी कम आएगी, दोनों फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा, और हमारी जो मिट्टी है, जो पोषक तत्व जो है वो हमारे पौधे अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे। तो, तो कुल मिला के जो दूसरी फसल शिमला मिर्च इसलिए ली गई क्योंकि खीरे से भी अच्छी इनकम किसान भाइयों को प्राप्त होती है। तो यदि इसमें देखा जाए तो जो दूसरी फसल जो अच्छी इनकम किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है, तो वो शिमला मिर्च की खेती ही किसानों को अच्छा मुनाफा दे पाती है, इसलिए शिमला मिर्च की खेती को लिया है यहाँ पे। हाँ प्रवीण जी, हाँ नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड करिए। कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शिमला मिर्च की खेती पे, कि किस तरीके, देखिए प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में हम शिमला मिर्च की खेती करेंगे, जो इमेज मैंने दिखाई है। कुछ लोगों का मानना ये है, मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं, कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती होती है, नेट हाउस में कलर्ड कैप्सिकम की खेती हम नहीं कर सकते हैं। तो उनको अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। यदि हम क्रॉप का टाइमिंग सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम नेट हाउस में भी कलर्ड कैप्सिकम का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इमेज है, ये कलर्ड कैप्सिकम का है और नेट हाउस का ही है। इसमें हम लाल पीली जो रंग बिरंगी जो शिमला मिर्च है, नेट हाउस में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बस शर्ते कि हमें समय से जो क्रॉप प्लानिंग है वो हमारी किस टाइम पे लगनी चाहिए, किस टाइम पर हमारा वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पॉली हाउस ही जरूरी है शिमला मिर्च की खेती के लिए। अभी भी मैं कहीं कुछ किसानों के साथ विजिट करता हूँ तो मिलता हूँ, वो उनको यही भ्रम है कि नेट हाउस के पॉली हाउस में ही शिमला मिर्च की खेती होती है, नेट हाउस में नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि आप नेट हाउस में भी एक सफल उत्पादन शिमला मिर्च का ले सकते हैं। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च के बारे में बता दूं थोड़ा, कि जो शिमला मिर्च की जो खेती है वो हमारी सोलेनेसी फैमिली की फसल है। जो सोलेनेसी फैमिली जो रहती है, इसमें टमाटर, आलू, बैंगन, ये जो फसलें हैं सभी सोलेनेसी कुल के आती हैं।
कुल से मतलब ये होता है कि एक ही तरीके के बीमारी, एक ही तरीके के कीट इन फसलों को अटैक पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो पौधा है हमारा शिमला मिर्च का, वो झाड़ी नुमा पौधा रहता है। इसको अलग अलग नामों से, जैसे कि बेल पेपर, स्वीट पेपर के नाम से जाना जाता है। और ये नेट हाउस लीडिंग क्रॉप है, सेकंड खीरे के बाद में। बहुत अधिक मात्रा में जो नेट हाउस में ग्रो की जाती है या पॉली हाउस में ग्रो की जाती है, वो कैप्सिकम होती है। जो मुख्यतः इसका उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसका उत्पादन लिया जाता है। कैप्सिकम के जो फल हैं वो ग्रीन कलर, हरे रंग के, पीले रंग के, रेड, ऑरेंज। रिसेंटली जो है ब्लैक भी शिमला मिर्च जो है मार्केट में आई है। जो क्रॉप ड्यूरेशन है, जो शिमला मिर्च की जो फसल चलती है, ग्रीन और कलर जो कैप्सिकम है, वो 7 से 10 महीने तक की अपनी फसल चल सकती है। ये सबसे ध्यान देने योग्य यही बात है कि जो हमारी शिमला मिर्च है वो 7 से 10 महीने तक हम इसका प्रोडक्शन ले पाते हैं, चलती है। जबकि खीरा जहाँ पे लगभग 4 महीने की फसल हमारी रहती है। शिमला मिर्च, जैसे खीरा था हमारा, खीरे के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि खीरा हमारा जो है गर्मी की फसल है, गर्म मौसम की फसल है। इसलिए मैक्सिमम हम फरवरी मार्च के महीने में उसकी सोइंग चलती है, बिजाई करते हैं। और गर्मी में हम उसका सफल उत्पादन लेते हैं। जबकि शिमला मिर्च उसका अपोजिट है। शिमला मिर्च ठंड की फसल है, सर्दी के मौसम की फसल है। जो शिमला मिर्च की जो फसल है, उसके लिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो इसके फेवरेबल कंडीशन में रहता है। जो दिन का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो उसके फेवरेबल में नहीं रहता है। यदि टेम्परेचर हमारा, पौधे का जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। बट जो है फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम होती है। खाली वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगी, यदि टेम्परेचर बढ़ता है, फ्रूट सेटिंग में दिक्कत बनती है। आइडियल टेम्परेचर जो है फ्लावरिंग के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का, और रात का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये गर्मियों के मौसम में, जिस टाइम पर हमारा जुलाई अगस्त का महीना रहता है, उस टाइम पर इस फसल को शेडिंग की आवश्यकता पड़ती है, शेड नेट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि गर्मी के मौसम में इसको शेड दे। सर्दी के मौसम में तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन चला जाता है। पर जुलाई अगस्त के महीने में आप इसको जो है शेड नेट की व्यवस्था करें इसके ऊपर, कि तेज धूप से इसको बचाएं उस मौसम में। जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो 50 से 60% जो ह्यूमिडिटी रहती है एनवायरमेंट में, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है या 12 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है, तो फ्रूट सेटिंग में दिक्कत बनती है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, जिस टाइम पर हमारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हमारा टेम्परेचर चला जाएगा, उस टाइम पर भी इसमें इतना अच्छा फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाता। और गर्मियों के दिनों में 35 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पे तो भी फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं मिट्टी की। के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जो सोयल का जो पीएच है वो 6 से 7 पीएच आइडियल माना जाता है। इसी जो है जो सोयल का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है वो 1 मिलीमोज पर सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जो अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी प्लांट की ग्रोथ के लिए। कैप्सिकम जो है, जो इसका जितनी हल्की मिट्टी रहती है, जितनी बलुई दोमट मिट्टी जिस टाइप से बोलते हैं, तो उसमें बलुई दोमट मिट्टी में या दोमट मिट्टी में इसका रूट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करती है, और वो पौधा जो है हमारा हेल्दी चलता है। सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, अब वैरायटी की बात करते हैं तो इसकी जो वैरायटी है, फोर लोग
पेपर्स विद स्क्वायर शेप आर मोर सुटेबल। जिस मिर्च के नीचे चार लोब दिखाई देते हैं, आप शिमला मिर्च तोड़िएगा उसके नीचे आपको चार वो दिखाई देंगे, तो वो वैरायटी मार्केट में अच्छी डिमांड उस वैरायटी की रहती है। इसमें यदि ग्रीन वैरायटी की बात करें तो इंदिरा और यमुना जो वैरायटी है ग्रीन कैप्सिकम की आती है। दूसरी बॉम्बे ट्रिपल स्टार, नताशा, इंस्पिरेशन, प्रोसले, अब्राहम, ये जो वैरायटी है रेड कैप्सिकम की हैं। सेनेज, स्वर्णा, ओब्रेले, बचाटा, रेहाना जो वैरायटी है येलो है। कोई जरूरी नहीं है कि जो वैरायटी मैंने यहाँ पे लिखी है किसान भाई उन्हीं का उत्पादन करें, वो अपनी मार्केट के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटियों का सिलेक्शन करें। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अपने खेत में, अपने इन्वायरमेंट में कौन सी वैरायटी सुटेबल रहती है उसका प्लान कीजिएगा। ये खाली दिशा निर्देश के लिए दिया है मैंने कि ये वैरायटी पीले में है, ये लाल में है, ये हरे में है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करें कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी का परफॉर्मेंस अच्छा है। या अपने जो सीड्स के जो इम्प्लॉय रहते हैं या आपके किसान भाई जो पुराने किसान भाई हैं उनसे डिस्कस करके आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसकी जो सीड सोइंग का टाइम रहता है वो जून जुलाई के महीने में सीड सोइंग करते हैं नेट हाउस के लिए, खासकर नॉर्थ के लिए बता रहा हूँ। और जो अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो नेट हाउस के लिए है। यदि हमें ओपन फील्ड में करनी रहती है इधर नॉर्थ में, तो अगस्त सितंबर में भी सीड सोइंग करते हैं और अक्टूबर नवंबर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं ग्रीन कैप्सिकम के लिए। नवंबर दिसंबर में भी नर्सरी डालते हैं, जिनको किसान भाई जनवरी फरवरी में ट्रांसप्लांट करते हैं ओपन फील्ड के लिए। जो जून जुलाई वाला है, यदि कोई किसान भाई नेट हाउस में कर रहा है तो वो जून जुलाई और अगस्त सितंबर में, कहने का मतलब क्या है, अगस्त के फर्स्ट वीक में यदि आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो सबसे अच्छा सुटेबल माना जाता है आपके प्रोडक्शन के लिए, आपकी फसल के हिसाब से। अच्छी नर्सरी के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाई अच्छी, पहले सबसे जरूरी है कि अच्छी कंपनी का बीज खरीद, अच्छा बीज खरीदें और उसको फिर नर्सरी में डालें, तो वो आपको अच्छी हेल्दी नर्सरी मिलेगी यदि आप बीज खरीदते हैं। तो जो 98 सेल वाली प्रोट्रे रहती है आप उसका यूज कर सकते हैं इसमें। और 1 एकड़ के लिए लगभग 10,000 पौधों की हमारी आवश्यकता पड़ती है। यदि ओपन फील्ड की बात करूं तो वही 160 से 200 ग्राम तक सीड की रिक्वायरमेंट रहती है पर एकड़। सीड जर्मिनेट इज अबाउट ए वीक टाइम, जो सीड का जर्मिनेशन है वो 1 सप्ताह के अंदर हो जाता है बिजाई के। जैसे ही हम बिजाई करते हैं तो 1 सप्ताह बाद हमारा जर्मिनेशन आ जाता है। जैसे जर्मिनेशन आ जाता है हमारा तो हमें उसको शिफ्ट कर देते हैं अपनी नर्सरी को नेट हाउस के अंदर। तो आफ्टर 15-15 डेज सोइंग 126102 ग्राम पर लीटर एंड 22 डेज आफ्टर प्लांट 19-19-19 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। सीडलिंग विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 25 to 30 डेज। 25 से 30 दिन बाद आपकी जो है नर्सरी वो तैयार हो जाती है। तो इसमें उस टाइम पर जब हमारा पौधा नाजुक रहता है उस टाइम पे इंसेक्ट का भी अटैक रहता है, तो उससे बचने के लिए मिडाक्लोप्राइड 1 ml पर लीटर और एलिएट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस पे ट्रांसप्लांटिंग से पहले सीडलिंग पर स्प्रे दे दीजिएगा। तो जिससे आपका पौधे में कोई फंगस वगैरह का या कोई उस तरीके का इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का अटैक ना रहे। खेत की तैयारी के समय, जब खेत की तैयारी करते हैं तो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें 50 किलोग्राम डीएपी डालिएगा, 50 किलोग्राम एसएसपी और पोटास 40 kg पर एकड़, 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 20 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट 10 kg, फिप्रोनिल डाल दीजिएगा रिजेंट 5 किलो या कार्बोफ्यूरान 3G 10 kg पर एकड़, और 300 ग्राम नीम केक विद 2 kg ट्राइकोडर्मा वीडी और 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा पर एकड़। अप्लाई ऑर्गेनिक मैटर 10 से 15 kg पर स्क्वायर मीटर इन द मिक्स ऑयल। ऑर्गेनिक मैटर से मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह या गोबरी खाद वगैरह जो भी अच्छी सड़ी खाद रहती है उसका आप यूज कीजिएगा। अभी इसमें जो है कि जो इसमें जो अपने फर्टिलाइजर दिए हैं हमने जितने भी डीएपी वगैरह, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो इनको एक ही जुताई पे ना दें। किसान भाई के एक ही साथ आपने पहली जुताई कर रहे हैं या सबसे लास्ट वाली जुताई कर रहे हैं, आप उसी उसी जुताई पे खाद दे रहे हैं। इसका ये है कि आप 2-3 जुताई करते हैं, जिस टाइम पर सबसे शुरू है तो अपनी डीएपी एसएसपी जो फास्फोरस वाले प्रोडक्ट हैं उनका आप पहली जुताई पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जुताई कर रहे हैं तो उस पर जिंक वगैरह जो भी आपको देना है तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाली
टाइप का इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह, तो उस तरीके से आप इसका यूज कीजिएगा। जो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर और जिंक वाले फर्टिलाइजर हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, उसमें उसमें गैप रखिएगा आपके कैल्शियम वगैरह में, तो जिससे आपका न्यूट्रेंट की उपलब्धता आपके पौधे को ज्यादा मिले। जो बेड बनाना है, हमें बेड की 90 से 100 सेंटीमीटर के ऊपर से चौड़ाई रखनी है, 15 से 22 सेंटीमीटर हाइट रखनी है। जो चलने के लिए रास्ता है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास आप रास्ता रख सकते हैं चलने के लिए। 25 से 30 माइक्रोन की आप मल्च फिल्म का यूज कीजिएगा, 1.2 मीटर, जो आपके बेड को कवर कर लेगी। दूसरा क्या है कि जो बेड कवर करेंगे, तो जब भी आप मल्च बिछा रहे हैं, तो मल्च पे जो होल करना है, कम से कम आपको 2.5 इंची का होल करना है। 2.5 इंच से कम होल आपकी फसल को नुकसान देगा। यदि आप 2 इंची होल कर रहे हैं, या 2 इंची होल की आप मल्च परचेज कर रहे हैं मार्केट से, तो कम से कम 2.5 इंच का होल होना चाहिए यदि आप शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो। उसके जो किनारे हैं अच्छे से दबा दीजिएगा मिट्टी में, मल्च को जैसे आप बिछाने जो उसके किनारे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दबा दीजिएगा। जो होल है वो 2.5 इंची डायमीटर का होना चाहिए मल्च फिल्म का। रिकमेंडेड स्पेसिंग जो है 12 बाई 20 इंच पे आप उसका प्लांट टू प्लांट की, पौधे से पौधे और प्लांट से प्लांट की दूरी 12 बाई 20 इंच पे रखिएगा। पौधे से पौधा 20 इंच और रो से रो 12 इंच का गैप रखिएगा, जो जनरली आप खीरे में रखते हैं, सेम उसी तरीके से। नेट प्लांटिंग, जो सीडलिंग जो है 25 से 30 दिन में आपकी तैयार जाएगी। और कोई यूनिफॉर्म साइज की यूज कीजिएगा, ये नहीं कि बड़ी छोटी आप नर्सरी यूज कर रहे हैं कर, बट उसमें समस्या क्या रहती है, फिर फर्टिगेशन में प्रॉब्लम आती है। जब आप खाद वगैरह चलाएंगे तो आपके कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े रह जाते हैं, तो उसमें ना आपकी क्रॉप समय पे आ पाएगी और ना वो रहेगी। सीडलिंग जो लगानी है, जब भी आप नर्सरी है तो मार्केट से परचेस करें, कैसे भी, जो 4 से 5 पत्ती के ऊपर होनी चाहिए। जब भी आप शाम के समय उसको लगाइएगा, या अर्ली सुबह ही सुबह लगाइएगा। जब भी आप सीडलिंग लगा रहे हैं, तो सीडलिंग लगाने के टाइम, जिस टाइम पर उस गड्ढे में आप होल लगा रहता है, तो मल्च को और पौधे से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पौधा बचना चाहिए, आपके मल्च के साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि आपका पौधा मल्च के साथ संपर्क में आता है, तो आपके पौधे के सूखने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, जैसे आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हो, उस कंडीशन में आप सीओसी या कैप्टान या एलिएट का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप घोल बना के आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 30 ml पर प्लांट आप प्रत्येक पौधे में दे सकते हैं। डायग्राम से स्पष्ट दिख रहा होगा कि किस तरीके से आपको लगाना है, स्पेस जो करना है वो किस तरीके से करना है। अब हमने पौधा लगा लिया, फिर फर्टिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो फर्टिगेशन के बारे में थोड़ा बता दूं। जो कैप्सिकम क्रॉप है उसको स्प्रे कीजिएगा माइक्रोन्यूट्रेंट का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 2 से 3 टाइम प्रत्येक महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब आपकी पौधे लगभग 60 दिन के हो जाएं, उसके बाद आपको महीने में, एक महीने में 2 से 3 स्प्रे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रेंट का दीजिएगा। कैप्सिकम की, जो शिमला मिर्च की जो फसल है, उसमें अधिकांशतः कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कैल्शियम डिफिशियंसी पौधे शो करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पौधे को कैल्शियम की, शिमला मिर्च की जो फसल को, उसको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो क्रॉप का जो फर्टिगेशन है वो 2 से 3 टाइम कैल्शियम नाइट्रेट 15 दिन में। यदि आपको लग रहा है कि भाई कैल्शियम की कमी है, तो 2 से 3 बार आप 15 दिन के अंदर उसको कैल्शियम का आप पूर्ति कर सकते हो बाई ड्रिप वगैरह से।
अभी आपने ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, तो ट्रांसप्लांट करने के लगभग 20 दिन बाद आप उसमें फर्टिलाइजर जो है स्टार्ट कीजिएगा। फर्टिगेशन जो है वो सप्ताह में, 1 सप्ताह में 2 बार दीजिएगा। कभी भी पौधों में जो पानी देना है वो शाम के समय देने से बचिएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम की फसल है, और यदि सर्दी के मौसम में आप शाम के समय पानी दे रहे हैं तो आपका खेत ज्यादा गीला हो जाएगा ओवरनाइट, एंड यू विल गेट मोर डिजीज, और उसमें बीमारियों का अटैक ज्यादा होने के चांस हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सर्दियों के मौसम में दिन के समय ही आप अपना फर्टिलाइजर वगैरह जो है इरिगेशन करना है वो कीजिएगा। फर्टिगेशन शेड्यूल जो है वो इस तरीके से है। आप ये अपने 10,000 पौधों के लिए, 1 एकड़ के लिए है। आप इसमें पूरा दिया गया है कि 20 से, जब आप आपका ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे 20 दिन के हो जाएंगे तो 20 दिन से लगभग 40 दिन तक आपको ये चलाना है, जो पहली रो में दिया हुआ है। और 40 से 60 दिन तक आपको ये चलाना है। जब आपकी फसल लगभग तैयार हो जाए, फ्रूट सेट हो जाए अच्छा 60 दिन की फसल में, तो अच्छा ग्रोथ लेने के उस टाइम पे ये आप थर्ड वाला शेड्यूल आप अपनी फसल के लिए कर सकते हैं। प्रवीण जी, जी। एक इसमें ये जरूर बता दीजिए इसको कैसे कैसे, वो कितना गैप में, और ये जो कलर दिया है उसका पूरा समझा दीजिए, ठीक है। क्या क्या अभी मिला के चलाना है। अभी इसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, एक तरफ डेज लिखे हुए 20 to 40 दिन, एक तरफ लिखा है 40 to 60 दिन, एक तरफ लिखा है 60 to 180 दिन। ये कोई जरूरी नहीं है कि 180 दिन ही है, ये 180 दिन से ऊपर भी चला जाएगा। ये एक आइडिया दिया है आपको कि इस तरीके से है। तो इसमें जो 19 19 19, 12 61 0, 0 52 34 और माइक्रोन्यूट्रेंट, चार पोषक तत्व, चार खाद ली हैं सबसे शुरू में मैंने। तो इन चारों खादों में 19 19 19, जब आपका पौधा 20 से 40 दिन का रहता है तो 2 किलोग्राम तो 19 19 19 लेना है, 12 61 0 1.5 किलो लेना है, और माइक्रोन्यूट्रेंट 100 ग्राम, तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे और इनको ड्रिप से छोड़ देंगे। उसके ठीक 3 दिन बाद, लगभग 3 दिन बाद आपको फिर मैग्नीशियम सल्फेट 1.5 किलो, 0050 2 किलो, और Fe 50 ग्राम, जिंक 50 ग्राम इसका देना है। फिर उसके 3 दिन बाद आपको 1.5 किलो 13 045 कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो, और 100 ग्राम बोरोन आपको फिर ये देना है। फिर जैसे ही वो मिले तो उसके ठीक 1 दिन बाद, इसके या 2 दिन बाद, आप ह्यूमिक एसिड 1 लीटर आप छोड़ दीजिएगा। जिस तरीके से आपको ये शेड्यूल कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद फिर आपको 2 किलो ये देना है 19 19, मतलब रिपीट करना है फिर। तो यही प्रक्रिया आपको 40 दिन तक चलानी है। जब आपकी फसल 40 दिन की हो जाए आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो फिर आपको दूसरा 2 किलो 19 19 19, 12 61 0 नहीं देना है, 2 किलो 0 52 34 देना है, फिर 200 ग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट देना है। तो इन तीनों को मिक्स करके आपको दे देना है। फिर उसके अलावा 3 दिन बाद आप 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 0050 3 kg, 50 50 ग्राम आप Fe और ये इनका मिक्स करके आप इसको बाय ड्रिप दे दीजिएगा। उसके ठीक 3 दिन बाद आप 13 045 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट 2.5 किलो, 150 ग्राम बोरोन आप इसको दीजिएगा। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस में चलाते हुए जाना है। फिर जब आपकी फसल 60 से 180 दिन की हो जाए, मात्रा बढ़ जाएगी, और आपको उस तरीके से इसको फॉलो करते हुए जाना है। इसीलिए इनमें अलग अलग कलर, जिनको कॉम्बिनेशन करना है ना, मिक्स करना है, उनका अलग अलग कलर दिया हुआ है आपको। बैंगनी कलर दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, और व्हाइट कलर हो रहा है। जो व्हाइट वाले हैं उनको एक साथ मिक्स कीजिएगा। बैंगनी कलर वालों को, जो बैंगनी कलर जो दिया है उनको एक साथ मिक्स कर लीजिएगा। जो हल्का हरा कह लीजिए या आसमानी कलर जो दिखाई दे रहा है उसको एक साथ कर लीजिएगा, कैल्शियम और 13 045 और बोरोन को। अब बात आती है प्रूनिंग की। बहुत से किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि प्रूनिंग कैसे करें, क्या होना चाहिए, क्या काट छांट हो, कैसे। सबसे जो चीज है, प्रूनिंग का मतलब होता है काट करना। जो प्रूनिंग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, जो बेस की चीजें, कि भाई हमारा कोई पौधा है, तो पौधे से हमें जो उसकी कमजोर टहनियां हैं या रोगग्रस्त टहनियां हैं, चाहे पत्ती है, टहनी है, या तो कमजोर टहनी हो या कोई बीमारी से ग्रस्त हो, तो उसको हमें उस पौधे से हटा देना है। दूसरा क्या है कि जो हमारी जो
पौधा है उसको एक प्रॉपर शेप देना, कि जिस तरीके से हमें उसको लेके चलना है, इधर उधर पूरा ज्यादा झाड़ी नुमा नहीं बनाना है, तो एक प्रॉपर शेप में रहे हमारा पौधा। तो उस तरीके से दूसरा उद्देश्य प्रूनिंग का ये रहता है कि हमारा जो फ्रूट सेटिंग रहती है, यदि हम जरूरत से ज्यादा फल उस पर रोक लेते हैं तो हमारे पौधे जो है, जो फल जो है वो प्रॉपर साइज का होने में बहुत समय ले जाएगा और आपको यूनिफॉर्म साइज नहीं मिल पाएगा। बट यदि आप काट छांट कर लेते हैं अपने पौधे की, तो जो उस पे फल रखते हैं, आप सिलेक्टेड फल रखेंगे उस पे, जो अच्छे स्वस्थ फल होते हैं, तो वो जल्दी से साइज भी लेते हैं और एक अच्छा आपका प्रोडक्शन बनता है वहां पे। तो इसलिए हम प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्रूनिंग है वो हमें अलग अलग तरीके से होती है। जो पॉली हाउस वाले किसान है वो तो टू लीडर सिस्टम अपनाते हैं, दो ही ब्रांच ऊपर तक लेके जाते हैं। बट जो हमारे नेट हाउस वाले किसान है वो चार, 4 लीडर सिस्टम अपनाते हैं, 4 ब्रांच जो है वो लेके चलते हैं उसमें। जो प्रूनिंग जो है वो जैसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वो लगभग 15 से 20 दिन, या आप जैसे ही दिखे कि उसमें ब्रांच ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आप प्लान कर सकते हैं। जो जैसे ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 20 दिन बाद आप उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसकी काट छांट करनी है। हाँ प्रवीण, आगे बढ़ो। तो उसकी जो काट छांट का विशेष ध्यान रखें कि भाई किस तरीके से हमें काट छांट रखनी है। रोपाई के 15 से 20 दिन बाद साप्ताहिक अंतराल पर काट छांट करनी चाहिए। फसल के अंत तक केवल 4 मुख्य शाखाएं आप रखिएगा उसमें, तो ज्यादा शाखाएं आप नहीं रखिएगा। रोपाई के 15-20 दिन बाद का जो सिरा है, 5वें और 6ठे नोड पर 2 भाग में आपका पौधा जो है विभाजित हो जाता है। तो जो आपका पौधा 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, तो इससे 4 शाखाएं बन जाएंगी। तो इसमें जो 4 शाखाएं हैं, प्रत्येक नोड पर सिरे में 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें जब भी देखेंगे ना, आपका जब कुछ दिन हो जाएंगे आपके पौधे को, लगभग 35-40 दिन का आपका पौधा हो जाता है ट्रांसप्लांट का, तो उसमें 2 भागों में विभाजित होता है। इसका जो रहेगा, जो भी ऊपर चलता जाता है, तो 2 भाग बनाता है शिमला मिर्च का पौधा। तो उनमें हमें ध्यान ये रखना है, जो कमजोर ब्रांच रहती है, 2 शाखाएं निकलेंगी, एक मजबूत निकलेगी, एक हल्की निकलेगी। जो कमजोर वाली है उसको हमें रिमूव कर देना है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए रिमूव तो हम ब्रांच को कर रहे हैं, तो जब भी हमें उस ब्रांच को रिमूव करना है, तो उस ब्रांच को ऊपर से टॉप कट करके, और उस वहां पे यदि कोई फल रहता है या फूल दिखाई देता है, फ्लावर दिखाई देता है, तो हमें उसको रोक लेना है फ्लावर को। तो उसके ऊपर से उसको कट कर देंगे और 1 या 2 पत्ती उस पौधे के लिए, उस फल के लिए, उस फ्रूट के लिए हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मिला के काट दें और उस ब्रांच पे हमारा फल भी सेट, तो जो कमजोर ब्रांच थी, तो उस कमजोर ब्रांच का भी हम फल या फूल ले सकते हैं, फ्लावर, उसका भी फ्रूट लेना हमें। बट उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उसको टॉप से हम रिमूव कर देंगे। ये देखिएगा, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये डॉट डॉट वाली दिखाई दे रही होंगी। फिर एक ब्लैक कलर का बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो इधर उधर की जो ब्रांच है उनको हम रिमूव कर देते हैं और अपने पौधे को इस शेप में ऊपर सीधा लेके चलते हैं। अंदर से भी कटिंग रहती है, कि जो अंदर की तरफ ब्रांच रहती है उनको भी, जिससे पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिले और प्रॉपर वेंटिलेशन बने। अभी जो बीमारी आती है, तो इसमें जो सोयल बर्न डिजीज जो रहती है, जो नर्सरी वाली डिजीज रहती है, वो डैम्पिंग ऑफ नाम की जो बीमारी रहती है, जो खीरे में भी आती है और शिमला मिर्च में भी आती है। तो ये बीमारी इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने पौधे को, तो उस कंडीशन में भी आती है। शुरुआत में तो डैम्पिंग ऑफ आती है, तो यदि आप डैम्पिंग ऑफ से बचा ले जाते तो फिर उसके बाद आपका, इसमें डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए आप इसमें ड्रेंचिंग कीजिएगा। कार्बेंडाजिम जो बाविस्टीन रहती है, 1 ग्राम पर लीटर से आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। या मेटालेक्सिल का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर से। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लू कॉपर रहता है उसका 2 ग्राम पर लीटर से आप, या कैप्टान का 2 ग्राम पर लीटर से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 25 से 50 ml पर प्लांट के हिसाब से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ नाम की जो डिजीज है, उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
नेक्स्ट जो डिजीज है वो आती है आपकी अल्टरनेरिया लीप स्पॉट। जो अल्टरनेरिया लीप स्पॉट नाम की जो बीमारी है, इसकी जो ये कभी भी किसी भी समय आपकी फसल पे अटैक कर सकती है। और ये शिमला मिर्च की जो है ना बहुत आम बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है, कभी भी आ सकती है। जो ये फंगस है पौधे की हमेशा नई पत्तियों के ऊपर अटैक करता है, जिससे पौधे के ऊपर विशेष धब्बे बनते हैं जो बाद में सूख जाते हैं। शुरुआत में जो धब्बे रहेंगे वो धुंधलापन लिए और पहले पौधे पर छोटे और फिर बाद में घाव के रूप में पुराने पत्ते होते होते हैं। शुरुआत में तो नए पत्तों पर, फिर पुराने, ज्यादा पुराने पत्ते पर भी होते हैं। स्पॉट जो है, जो धब्बे रहेंगे वो बड़े होते हैं और जब तक ये एक चौथाई व्यास के होते हैं तब तक ये बैल की आंख है। इनके जो सिम्टम्स है अल्टरनेरिया लीप स्पॉट का, जैसे बैल की जो अपना बैल रहता है उसकी आंख के जैसा इसमें हमें वो दिखाई देता है, धब्बा दिखाई देता है। आंख के पैटर्न में गाढ़ा छल्ले के जैसा, जो देख रहे हैं ना स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें छल्ले आपको रिंग दिखाई देंगे, गोल गोल रिंग दिखाई देंगे आपको उसके उसमें। तो इस तरीके का ये अल्टरनेरिया लिप स्पॉट का जो सिम्टम्स है। तो जो धब्बा रहेगा उसके चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो वहां पे पीलापन लिए हुए उसके चारों जो मार्जिन है वो पीले रंग का होगा। इस ये बीमारी जो आती है सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और उच्च आर्द्रता में ही इस बीमारी का देखा गया है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है फाइटोफथोरा ब्लाइट। ये बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आप जो शिमला मिर्च की खेती कर रहे होंगे हमारे किसान भाई, उन्होंने इसको देखा भी हो कि भाई ये बीमारी आ रही है। ब्लाइट बीमारी होती है जो इससे पौधे के संपूर्ण भाग, टोटल फल भी, पत्ती भी, तने भी, सब चीजों पे इसका प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में ये आपके टहनी जो रहती है उसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देगा पौधे के टहनियों के ऊपर। और उसके बाद ये धीरे धीरे आपके फ्रूट को भी, जो फल रहता है उस पर भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। आप देखेंगे तो आपका फल गला हुआ मिलेगा आपको, बहुत ही चिकना, चमकदार होने के बाद में यदि आप उसको लेयर देखेंगे वो चमकदार, बहुत जैसे कि इमेज में दिखाई दे रही है, उस तरीके की आपके फल की स्थिति बन जाती है। तो इससे बचने के लिए ना जो मेन जो है अपना, ये जिस टाइम पे सर्दी का मौसम आता है, पूरी ठंड का मौसम आता है, अभी आगे इस बीमारी का अटैक हो जाएगा ये अपना दिसंबर के महीने में मैक्सिमम। बाकी कुछ स्थानों पे अभी भी चालू हो गई होगी, बट दिसंबर के महीने में 101% इस बीमारी का अटैक होता है। तो जो एक तो वेंटिलेशन की समस्या, हाई ह्यूमिडिटी बन जाना और ठंड ज्यादा पड़ना, तो नमी जब ज्यादा बन जाती है पौधे के आसपास, ओस ज्यादा पड़ती है, तो उस कंडीशन में इस बीमारी का अटैक ज्यादा होता है। इससे जो है 40 से 80% तक क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है हमारी। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 ग्राम पर लीटर से, या मेटल एक्सिल प्लस मैनकोजेब का आप 2 ग्राम पर लीटर से। एक्रोबैट आती है, या डाइमेथोमोर्फ जो रहती है उसके साथ में मैनकोजेब मिला के, एक्रोबैट 1 ग्राम और 2.5 ग्राम से मैनकोजेब मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अजोक्सिस्ट्रोबिन का स्प्रे कर सकते हैं, अमिस्टार टॉप वगैरह का। तो जो इस बीमारी में काफी हद तक आपकी मदद मिलेगी आपको। ये मेजर डिजीज है, ये आती ही आती है इधर हरियाणा में तो अक्सर देखी है। नेक्स्ट डिजीज आती है फ्यूजेरियम विल्ट, जैसे कि खीरे में भी आती है, सेम उसी तरीके से है। तो इसमें जो है ना हमारा पौधा जो है वो मुरझा जाता है और धीरे धीरे जो है मुरझा के पूरा सूख जाता है ऊपर से। तो इसका सिम्टम्स वही है। यदि आपको इस तरीके का फ्यूजन विल्ट का देखना है तो आप अपने पौधे को निकालिए और उसकी जो है बीचों बीच काट के देखेंगे, तो जो टिश्यू जो है वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। तो जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पौधे में फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक हुआ है। तो फ्यूजेरियम विल्ट से बचने के लिए आप रिडोमिल गोल्ड का ड्रेंचिंग कर सकते हैं,
50 ml पर प्लांट के हिसाब से, या रोको आती है, थायफ्रेट मिथाइल आती है एक दवाई, उसका आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसकी भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो एंथ्रेक्नोज नाम की जो डिजीज है वो है। तो जो एंथ्रेक्नोज नाम की जो डिजीज रहती है, ये भी फंगस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ये जो है ये सर्दी के मौसम में ना फैल के, थोड़ा जब मौसम थोड़ा गर्माहट वाला हो जाता है, उस कंडीशन में ये बीमारी का अटैक शुरू होता है। इस रोग के जो एंथ्रेक्नोज का जो लक्षण जो दिखाई देता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक अधिक देखा गया है वैसे। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन में जो जिस टाइम पर हमारी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है ना, दिसंबर के महीने के बाद, दिसंबर जनवरी में, उस टाइम पर भी एंथ्रेक्नोज नाम की जो डिजीज है उसका अटैक काफी ज्यादा देखने को मिला है। इसका जो सिम्टम्स रहता है, छोटे गोलाकार अनियमित आकार के भूरे काले, भूरे से काले रंग के बिखरे हुए धब्बे आपको पत्तियों पर दिखाई देंगे। जो अब इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो गंभीर रूप से पत्तियां जो है संक्रमित हो जाती है और पत्तियां खराब हो जाती है। जो नई पत्ती रहती है, जो नई, या शिमला मिर्च का नीचे वाला पोर्शन रहता है या पत्तियों का रहता है, तो उसकी जो टिप है, जो शाखाओं के जो नोक होती है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जो इसका जो सेंटर है, सेंटर में जो ऊतक जो है काली बिंदी के साथ सफेद सफेद दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग रोगधी आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। साथ ही इसके, यदि आप इससे बचना चाहते हैं, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या और सल्फर साप्ताहिक रूप से लागू होना चाहिए। इसमें एक्रोबैट जो रहती है दवाई, 2 ग्राम पर लीटर से आप उसका यूज कर सकते हैं। कवच आती है सिजेंटा कंपनी का, उसका आप यूज कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर से। रोको आती है या थाइफ्रेट मिथाइल, उसका आप यूज कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर से। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो सर्कोस्पोरा लीप स्पॉट है। जो सर्कोस्पोरा लीप स्पॉट जो डिजीज है, इस पर पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इनके जो बीच में है ना एक सेंटर भी दिखाई देगा। जिस तरीके से आप कोई वर्क खींचे, कोई गोला बनाए प्रकार की सहायता से, तो उसमें एक सेंटर दिखाई देता है जब आप कोई घेरा खींचते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट भी आपको दिखाई देगा सर्कोस्पोरा लीपस्पोर्ट में। तो जो भूरे रंग के केंद्र वाले धब्बे होते हैं, जो केंद्र रहेगा वो भूरे रंग का रहेगा, और लाल भूरे मार्जिन के साथ में 1 सेंटीमीटर व्यास तक के हैं, हो जाते हैं। बाद में इसके बाद ये जो डार्क घेरे बन जाते हैं और रिंग, डार्क रिंग बन जाते हैं, और रिंग के चारों ओर एक पीले रंग का, आपको हल्के हल्के पीले रंग का आपको प्रभामंडल दिखाई देगा। एक अलग तरीके से वो आपको दिखाई देगा, जो वो मेंढक की आंख की जैसा आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से मेंढक की आंख होती है, सेम उस तरीके का आपको इसमें दिखाई देगा सर्कोस्पोरा लीपस्पोर्ट में। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो सिम्टम्स रहेगा, कि सबसे सेंटर में एक सफेद रंग का या डार्क भूरे रंग का आपको एक स्पॉट दिखाई देगा। उसके चारों तरफ आपको रिंग दिखाई देंगे, घेरे दिखाई देंगे। उन घेरे के चारों तरफ आपको हल्के हल्के पीले रंग का मार्जिन भी दिखाई देगा। जो धब्बा दिखाई देगा वो सेम मेंढक की आंख के जैसा आपको धब्बा दिखाई देगा। बाद में जो है पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं बीमारी के कारण, जब इन्फेक्शन ज्यादा बनता है तो उस कंडीशन में। इसका मैनेजमेंट आप क्लोरोथायोनिल 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर, या कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। एक डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। पाउडरी मिल्ड्यू का जो सिम्टम्स है वो आटे जैसा पत्ती, पौधे की पत्तियों के ऊपर बिखर जाना, और यदि आप टच करेंगे तो आपको आटे जैसा उस पर दिखाई देगा, सफेद सफेद रंग का एक चूर्ण सा पत्तियों के ऊपर बिखर जाता है।
तो ये भी जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। क्योंकि वैसे तो इस बीमारी का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसान भाई ऑलरेडी बहुत सारे फंगिसाइड का यूज करते रहते हैं वीकली या 10 दिन में, वो करते रहते हैं। तो इसलिए ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो फिर भी यदि ये देखा जाए तो जनवरी फरवरी के महीने में इस बीमारी का आप अटैक देख सकते हैं, जो किसान भाई कम दवाई वगैरह नहीं डालते हैं, थोड़ा जैसे कि फसल को देखते हुए बाद में लापरवाही कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका देख सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप सल्फर का घुलनशील जो सल्फर है 2 ग्राम पर लीटर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल आती है 1 ml पर लीटर से उसका, या माइक्लोबुटानिल आती है 1 ग्राम पर लीटर से उसका स्प्रे कर सकते हैं। अजोक्सिस्ट्रोबिन आती है 1 ml पर लीटर से, उसका प्रयोग कर लीजिएगा। डाइफेनाकोनाजोल आते हैं 1.5 ml पर लीटर से, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ पीपर, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो इसमें जो है पत्ती पे आपको दिखाई देगा कि पत्ती पे अलग तरीके के स्पॉट दिखाई देते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है। जो ये शुरुआती लक्षण है पत्ते पर, इस तरीके पत्ता इकट्ठा हो जाना और किनारों से ब्लैक होना, और वहां पे बिंदीदार धब्बे हो जाना पत्तियों के ऊपर, जो बाद में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फ्रूट्स पर जो स्पॉट दिखाई देते हैं, तो फ्रूट्स पर आप सॉफ्ट आपका क्लीन फल नहीं रहेगा, उसके ऊपर यदि आप टच करेंगे तो उसके ऊपर उभरी हुई संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे पिंपल्स रहता है सेम, तो पिंपल्स के जैसा आपको मिर्च के ऊपर देखने को मिलता है। उसके ऊपर खुरदरी हो जाती है, उसके ऊपर यदि आप टच करते हैं, उंगली लगाते हैं, तो आपको एक उठे हुए भाग से और बहुत ज्यादा काफी मात्रा में आपको वो दिखाई देंगे उसके ऊपर। तो इससे बचने के लिए आप स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आती है, प्लांटोमाइसिन वगैरह आती है, उनका यूज करते हैं, या कासू भी आती है, या एक कोनिका आती है, कोनिका धानुका कंपनी का, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं इस डिजीज से बचने के लिए। इंसेक्ट की बात करूँ तो इसमें जो इंसेक्ट का जो अटैक रहता है वो एफिड का अटैक रहता है, काफी ज्यादा मात्रा में एफिड का अटैक देखने को मिलता है। तो जो एफिड जो है हल्के पीले रंग के या हरे रंग का कीट होता है, बहुत छोटा कीट होता है। ये जो है पौधा, इसका निम्फ और अडल्ट दोनों पौधे की जो मुलायम पत्ती जो रहती है उनके ऊपर पाया जाता है, जो नई कोपले रहती है उनमें रहता है, और पौधे का रेगुलर रस चूसते रहते हैं, रस पीते रहते हैं, जिस कारण जिस कारण हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस उसमें रुक जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है वहां पे। और इससे बचने के लिए आप इमिडाक्लोप्राइड 1 ml पर लीटर, या थायोमेथाक्साम 1 ग्राम पर लीटर, और डाइमेथोएट 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। थायोमेथाक्साम का इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट कीट है व्हाइट फ्लाई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था खीरे की फसल में कि व्हाइट फ्लाई जो सफेद मच्छर है, ये भी इस फसल को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो जो व्हाइट फ्लाई है, ये सफेद रंग के कीट होते हैं, और इन बहुत छोटे कीट रहते हैं, इनकी आंखें लाल रंग की रहती हैं। तो जो इनके जो दोनों दोनों स्टेज, जो अडल्ट भी है और लार्वा स्टेज भी है, दोनों इसको नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी वजह से मिर्च में लीफ कर्ल नाम का जो वायरस होता है, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर देती हैं, नाव के जैसी पत्ती बन जाती हैं, ऊपर की तरफ नाव के जैसी पत्तियां बन जाती हैं, और पत्तियों में पीलापन आ जाता है, अलग तरीके की अलग टाइप की आपकी पत्ती देखने को मिलेगी वहां पे आपको, पीलापन लिए हुए और मुड़ी हुई गुच्छेनुमा पत्ती बन जाती है, क्योंकि जब जितना रस होता है वो व्हाइट फ्लाई उसका चूस लेती है और वायरस छोड़ देती है अपने मुखांगों के द्वारा। तो इससे बचने के लिए कि अपने पौधे खराब ना हो, और दूसरी क्या है ना, ये सबसे खतरनाक कीट इसलिए रहता है क्योंकि इसके द्वारा जो वायरस है एक पौधे से दूसरे पौधे में आपको जो है ट्रांसफर करता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, यदि आपके खेत में आपको कैटरपिलर दिखे या थ्रिप्स दिखे और व्हाइट फ्लाई दिखे, तो सबसे पहले आप व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि यदि थ्रिप्स है तो थ्रिप्स एक पौधे तक सीमित है, उसको टाइम लगता है दूसरे पौधे तक जाने में, बट व्हाइट फ्लाई आपके बहुत से पौधों को इन्फेक्शन कर देती है तब तक। तो जरूरी है कि व्हाइट फ्लाई का समय से नियंत्रण करें, जिससे आपके पौधे ज्यादा से ज्यादा खराब होने से बचें, कि भाई वो ज्यादा खराब ना हो पाए। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आप एसिटामिप्रिड का यूज कर सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर, थायोमेथोक्साम यूज कर सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर, सेफिना यूज कर सकते हैं 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से, लेनो आती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। लेनो का बहुत से इंसेक्टिसाइड है व्हाइट फ्लाई के लिए, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुझसे सेपरेट भी कॉल पे पूछ सकते हैं,
या व्हाट्सएप डाल सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपकी फसल को देख के उस टाइम पर आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट है थ्रिप्स। थ्रिप्स का अटैक इस टाइम पर कैप्सिकम की खेती में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी मैंने विजिट किया था पिछले सप्ताह ही, तो वहां पे शिमला मिर्च का काफी ज्यादा अटैक देखने को मिल रहा है। तो जो थ्रिप्स का जो अटैक है, वो थ्रिप्स जो है, ब्लैक थ्रिप्स इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो अपना जो पीला थ्रिप्स रहता है, एक ब्लैक थ्रिप्स रहता है। तो ब्लैक थ्रिप्स का इस टाइम पर अटैक काफी ज्यादा चल रहा है। इसमें भी जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, और पौधा जो उसका जो है जूस, पूरा जो रस रहता है पौधे का, वो पूरा चूस लेता है, और पौधी जो है, पौधा जो हमारा कुरूप हो जाता है उसमें। तो जिन पौधों में, जिन फूलों में ये अटैक करता है, फूलों के जो परागण वगैरह जितना भी रहता है, तो उनको ये डैमेज कर देता है। तो अच्छे हमारे जो शिमला मिर्च जो है वो भी तैयार नहीं हो पाती है। तो इससे बचने के लिए एक तो आपको जो इन्फेक्टेड प्लांट के जो पार्ट्स हैं, आप उनको रिमूव कर दीजिएगा, उनको हटा के, क्योंकि शिमला मिर्च में नई ब्रांच निकल जाती है, नया वो हो जाता है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं होती जितना खीरे की फसल में होती है। यदि आप शिमला मिर्च को ऊपर से भी कट कर दोगे, जिस पौधे में आपको दिख रहा है कि थ्रिप्स का अटैक है या कोई ऐसा कीट है, तो वो दोबारा ब्रांच वहां से निकाल लेता है, साइड ब्रांच, तो जिससे आपकी फसल जो है दोबारा फिर हरी भरी हो जाती है। बट फिर भी इससे बचने के लिए आप, जो बायर कंपनी का जंप आता है एक प्रोडक्ट, तो 2 ग्राम 15 लीटर एक पाउच आता है 2 ग्राम का, या वैसे भी 2 ग्राम 15 लीटर के टैंक में आप प्रयोग कर सकते हैं। डेलीगेट आता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, उसका यूज कीजिएगा। पुलिस आता है घरडा कंपनी का, तो 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका यूज कीजिएगा। सिजेंटा का सिमोडिस आता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, आप उसका यूज कीजिएगा। मोवेंटो एनर्जी आती है बायर कंपनी की, 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा जो एक मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, बवेरिया बेसियाना, मैं तो किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि केमिकल को छोड़ के, यदि आप में थोड़ा वो रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो बवेरिया बेसियाना एक प्रोडक्ट आता है बायो कंपनी का, वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो उसका डोज रहता है 5 ml पर लीटर के हिसाब से, लिक्विड में आता है, ज्यादा सस्ता ही पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। यदि आप उनका यूज करते हैं ना, बायो प्रोडक्ट का, खासकर सर्दी वाली फसलों में, शिमला मिर्च में, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। एक तो बायो में हो जाएगा आपका, कीट रेजिस्टेंस पावर भी नहीं बना पाएगा। दूसरा क्या है ना, कि वो कीट को खाता ही है, परमानेंट सोल्यूशन देता है कीट से, ऐसा नहीं है कि कोई भी कीट बच जाएगा। जिससे भी वो टच होता है, या कीट थ्रिप्स हो या व्हाइट फ्लाई हो आपका, एक बार उसके संपर्क में आ गया तो वो उसको नहीं छोड़ता है फिर। उसकी स्किन, उसके जो बॉडी के जो पार्ट है, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं यदि वो एक बार टच भी हो जाता है बवेरिया बेसियाना से। तो जो वो फंगस है, बड़ी तेजी से अपने जो कीट है, दूसरे कीट के बॉडी में प्रवेश करता है। इसके अलावा एक और कीट है, माइट। माइट 2 टाइप की रहती है, येलो माइट रहती है और रेड माइट रहती है। दोनों माइट का शिमला मिर्च की फसल में काफी ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। ये भी जो पौधे की जो नई पत्तियां रहती है ना, उन पे अटैक करती हैं। और जो शिमला मिर्च आपको दिखाई दे रही होगी तीसरे नंबर की इमेज में, उस तरीके से फ्रूट को भी इन्फेक्टेड करती है, जो नए फ्रूट रहते हैं, फिर वो बाद में उस तरीके के स्पॉट उन पे बन जाते हैं। तो जो ये जो माइट है, वो पौधे के पत्ती की जो नई पत्तियां रहती है, उसके नीचे की तरफ ये देखने को मिलती है। तो जो इसका मैनेजमेंट, इसका भी वैसे ही है कि जो पार्ट है पौधे के, आप जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं, उनको आप रिमूव कर दीजिएगा, पत्ती को, उनको, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके साथ ही आप वेटेबल सल्फर जो रहती है 2 ml पर लीटर से, उसका यूज कीजिएगा। अबासीन आती है, अबामेक्टिन, 1 ml पर लीटर से आप उसका प्रयोग कीजिएगा। और प्रोपेरागाइट आती है, और जो आपकी क्लोरफेनफायर आती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। फेनाजेक्विन आती है, 1 ml पर लीटर से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको काफी अच्छा इस पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा माइट पे। नेक्स्ट जो इंसेक्ट है, वो तंबाकू कैटरपिलर है। तो जो तंबाकू जो कैटरपिलर है, ये उसमें जो अपने फल को, पौधे की पत्ती को, दोनों को वो प्रभावित करता है। तो जैसे ही हमारा फल जो है बनने लग जाता है शिमला मिर्च में, तो ये उसमें फल में छेद कर देता है, पौधे की पत्तियां सारी खा जाता है। तो ये काफी ज्यादा हानि पहुंचाता है अपने फसल को।
तो ये जो कैटरपिलर है, ये रात्रि के समय में अपने उसको पौधे को जो है हानि पहुंचाते हैं, दिन के समय नहीं। तो जहां तक कोशिश करें, यदि आप इससे बचना चाहते हैं कैटरपिलर से, तो जो दिन के समय, सुबह के समय, सुबह ही सुबह, यदि आप, क्योंकि लगभग 10 बजे के आसपास, क्योंकि दिन के समय ये जो है मल्च के नीचे आ जाता है, आपके जो पौधे हैं और जो आपने मल्च बिछा रखी है, ये ऊपर से पौधे को छोड़ के आपकी मल्च में नीचे पहुंच जाता है, पूरा मल्च के नीचे दिन के समय में। जैसे ही शाम होती है तो शाम को फिर ये मल्च के नीचे से निकल के पौधे के ऊपर, पौधे की पत्तियों पे अटैक करना शुरू कर देता है। रात को खाता है, दिन में अपने मल्च के नीचे आराम फरमाता है। तो यदि आप दिन के समय में कोई भी फ्यूमिगेशन वाली दवाई, जैसे अपनी क्लोरपायरीफास, बाइफेंथ्रिन या क्लोरोपायरीसाइफरमेथ्रिन, कोई भी आप इस टाइप की दवाई को आप नीचे ड्रिप के माध्यम से 500 ml के आसपास आप ड्रिप से छोड़ देते हैं, तो ये कीट जो है काफी हद तक आप इसको नीचे भी कंट्रोल कर लेंगे। और जो ऊपर जो स्प्रे करें वो लगभग इवनिंग के समय 3-4 बजे शाम को स्प्रे करें, जिस कारण ये जब पौधा शाम के समय आपके कीट फसल को खाने आए, तो उसमें इसका मैक्सिमम से अधिक आप इसको कंट्रोल कर पाए। इसके लिए आप थाइक्लोप्राइड आती है एक दवाई, 2 ग्राम पर लीटर से आप उसका यूज करते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद जो आती है इंडेक्सोकार्ब आती है, 1 ml पर लीटर से आप उसका यूज कीजिएगा। फेम आती है, फ्लुवेंडामाइड, इसका आप 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका भी यूज कर सकते हैं, जो इनके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस पे। इसके अलावा एक डिजीज आती है ब्लोसोम एंड रोट के नाम से, जो बीमारी रहती है इस फसल में। तो ये जो बीमारी रहती है कोई फंगस के या इंसेक्ट के द्वारा नहीं देखी जाती है। ये इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी, फल आपका नीचे से ऐसा हो जाता है, पौधे पर लगा हुआ फ्रूट भी मैंने दिखाया है, और वैसे जो तोड़ के उसको हार्वेस्ट करके वो भी मैंने दिखाया हुआ है। इस टाइप का आपका फल हो जाएगा। ये जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण इस तरीके की दिक्कतें आपके पौधे में फलों में आती हैं और पौधों में। यदि आपके पौधे में इस तरीके की कोई शिकायत दिखाई देती है अपने किसान भाइयों को, तो कैल्शियम की कमी के कारण इस तरीके का दिक्कत आती है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसमें जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इस फसल में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, तो आप कैल्शियम की स्प्रे आप निकाल सकते हैं, कैल्शियम का स्प्रे निकाल सकते हैं। और नीचे जो ड्रिप के द्वारा भी कैल्शियम की मात्रा, यदि आप 2 किलो देना है तो वो 3 किलो आप कर दीजिएगा, जिससे आपके पौधे में कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, या स्प्रे के द्वारा आप उसकी पूर्ति कर दीजिएगा। दूसरा क्या है कि जो इसका जो इसमें जो है ना, कि यदि कमी आ रही है, कई बार किसान भाई देते भी रहते हैं, तो वो सोयल का जो मेंटेन करके रखें, जो सोयल का जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखें। यदि आप सोयल का पीएच मेंटेन करके रखते हैं 6.5 या 7.5 तक, तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट की एबिलिटी अच्छी खासी बनी रहती है पौधे के लिए। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो ग्रीन कैप्सिकम है वो हार्वेस्ट हो जाती है 55 से 60 दिन बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। आप 60 दिन बाद आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं शिमला मिर्च की। और यदि आपको येलो जो पीले वाली शिमला मिर्च है वो 70 से 75 दिन बाद, और जो रेड वाली शिमला मिर्च है वो 75 से 80 दिन बाद। कहने का मतलब क्या है कि पीले वाली शिमला मिर्च आपकी पहले तैयार हो जाती है, लाल वाली बाद में तैयार होती है थोड़ा। येलो और लाल और पीली जो मिर्च है वो हार्वेस्ट तब करें जब आपका लगभग 50 से 80% तक कलर डेवलप हो जाए, यानी कि 50% से ऊपर कलर होना चाहिए डेवलप उसमें। ये तो पीली 50% से आधी पीली हो, आधी हरी हो, तो उस कंडीशन में आप अपने शिमला मिर्च को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि ग्रीन है 50% और 50% पीली हो, तो उस कंडीशन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कभी भी 100% रेड कैप्सिकम को, मान लीजिए भाई पूरी लाल हो गई है उसको या पूरी पीली हो गई है उसको हार्वेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा उसमें हरापन होना चाहिए, तो ज्यादा सही रहती है, जिससे उसकी कीपिंग क्वालिटी बनी रहती है। नहीं तो यदि आपने पूरा फ्रूट को पका के आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी कीपिंग क्वालिटी नहीं रहती है, यानी कि वो रखने योग्य, ट्रांसपोर्ट के योग्य नहीं होती है। क्योंकि जहां से दूसरी जगह भी हमें भेजना पड़ता है अपनी मिर्च को, अपने प्रोडक्शन को, और जिसको आप बेचेंगे वो भी कहीं और उसको भेजता है। तो थोड़ा बहुत कलर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगी, यदि आप 50% पे भी उसको हार्वेस्ट करते हैं तो।
जैसे आप तुड़ाई कर लेते हैं तो पौधे फल को जो है ना, उसको तेज धूप में नहीं रखना चाहिए। उसको ठंडे उसमें या छायादार उसमें किसी कमरे में या शेड नेट में, उसके अंदर आप रखिएगा। तेज धूप से आपको बचाना है उसको, पेड़ के नीचे वहां पे रख सकते हैं। जो इसकी कलर्ड कैप्सिकम की जो एवरेज प्रोडक्शन की बात करें, तो हमारे हरियाणा में 15 से 20 टन तक नॉर्मल किसान इसका ले लेते हैं। 15 से 20 टन तक का अपना प्रोडक्शन ले लेते हैं। बट जो जहाँ पे इसका लंबे समय तक इसकी फसल को लेते हैं, तो वो 30 टन तक इसका प्रोडक्शन निकाल लेते हैं किसान भाई। और जो ग्रीन का जो है उसका 50 से 55 टन तक पर एकड़ हम ग्रीन कैप्सिकम का भी प्रोडक्शन ले लेते हैं। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का समय देने के लिए। और यदि किसी किसान भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं अभी। धन्यवाद प्रवीण। और आपने बहुत सही समय में अपना पूरे हर चीज को कवर किया है। मैक्सिमम बीमारी के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में, प्रूनिंग के बारे में, एवरीथिंग, सारी चीजें कवर की हैं और सही टाइम में उचित समय में सारी चीजें बताई है किसान भाइयों को। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। अब मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई कुछ इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग या शिमला मिर्च की खेती के रिगार्डिंग कुछ भी अगर सवाल है किसी के मन में, तो अपना सवाल अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल कर सकते हैं। अखिलेश जी नमस्कार मेरा। सर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार बोलिए। सर। नमस्कार जी, भूपेंद्र तिपतिया बोल रहा हूँ पलवल से। जी सर। आपने अखिलेश जी इसमें पानी का थोड़ा सा नहीं बताया, पानी कितने बाद देना चाहिए और कब पानी देना चाहिए। प्रवीण जी। समझा नहीं, दोबारा बताइएगा। मैं ब्रेक। ये इरिगेशन के बारे में जी हाँ। बात कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, फर्टिगेशन के साथ इरिगेशन होता है, इसलिए उसको अलग टॉपिक में नहीं रखा है। फिर भी अलग से प्रवीण जी आप पानी देने हाँ हाँ, फिर बता पानी दीजिए। देने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा जी। हाँ, जैसे फर्टिगेशन करते हैं ना ड्रिप में, तो पानी साथ में जाता ही है उसके ना। तो वही हाँ, वो उतना पर्याप्त होता है। अलग से कोई। एक्चुअली मैक्सिमम टाइम विंटर का होता है स्क्रब का। अगर ठीक है। गर्मियों में जाएंगे तो कभी कभार थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी हेलो। तो खेत की। हमने सोइंग करी, अगस्त में सोइंग करी, तो हम्म सितंबर अक्टूबर 3 महीने तो काफी रहते हैं। तो उस हम्म पानी का अगर मैनेजमेंट सही नहीं होता है, वही मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली। मैं कभी तो ज्यादा लगा देता हूँ, कभी कम लगा देता हूँ, क्योंकि मैं फर्टिलाइजेशन जो करता हूँ वो सब बायो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक टाइप की करता हूँ। सही नहीं है। एक्चुअली यही है कि आपका फर्टिगेशन शेड्यूल में गैप ज्यादा हो रहा होगा कि हाँ आप। जी। हाँ, तो उस वजह से वो पानी की कमी रह रही होगी। तो नहीं। आप उसमें अपनी जो मिट्टी सॉइल है ना, उसके हिसाब से देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना, जी। तो जैसे यहाँ पे फर्टिगेशन शेड्यूल 2 या 3 दिन के गैप पे है, तो आप भी जी। 3 दिन के गैप पे इरिगेशन तो करते ही रहिए। अगर फर्टिलाइजर नहीं देना है तब भी हाँ जी। 2-3 दिन के गैप पे पानी तो देते रहिए उसको। नहीं, हम अपना जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर तरह की जो खाद हम डालते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म और उनमें ही हम जो सर ने कॉपर, ये सारी चीज हम हम्म, पूरा लाते हैं उनको, वर्मी कंपोस्ट में मिक्स कर जड़ बिल्कुल। में उसको कहते हैं। जी तो जी। आपका कहने का मतलब ये है कि तो नमी रखें उसमें हाँ, मतलब प्लांट। ऐसा है ना कि अपना अलग अलग जमीन, अलग अलग सॉइल, अलग अलग क्लाइमेट, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। आपको ये चीज प्रैक्टिकली समझनी चाहिए कि जमीन में हल्की नमी चाहिए, ज्यादा गीला भी नहीं चाहिए और ज्यादा सूखा ओके। भी नहीं चाहिए, है ना। हल्की नमी रहेगी तो उससे पौधे को उसको भोजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, समझ गया। हम्म, सर थैंक यू। उसमें अच्छा आप ड्रिप अखिलेश ड्रिप अखिलेश इरिगेशन यूज कर सकते हैं जी। पानी के अखिलेश। बेटर यूज के लिए। हाँ सर, क्या। बोलिए माजूम सर। यस यस करेक्ट है। जो ये भाई साहब का सवाल था ना, जी। यहाँ पर इनको देखिए, सर एक बहुत जनरल प्रैक्टिस है। जी। हर जो सॉइल अपना ना फील्ड कैपेसिटी के हिसाब से वाटर लेता है। तो हमको समझ नहीं आता ना, टेक्निकली हम नहीं समझ पाते हैं क्या फील्ड कैपेसिटी है, कितना उसको रिक्वायरमेंट है। जी। तो जी। बहुत एकदम बेसिक है कि आप जब आपका खेत नम हो जाए
वो प्लांट के एरिया, वहां पर अपने हाथ को रखिए। अगर अच्छा। आपकी उंगलियों के वहां पर निशान बन जाते हैं करेक्ट, तो हाँ। समझ लिए एकदम करेक्ट पोजीशन है, उसको नमी एकदम एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हेलो नहीं, उसको प्रेस हेलो, करना वो कि सिर्फ हेलो। सिर्फ हल्का से प्रेस कीजिए, हल्का से प्रेस कीजिए। अगर आपका तो उंगलियों का ना, खेत में भी बन जाएगा निशान मेरा? नहीं नहीं, अगर ज्यादा आप वो गीला रहेगा तो आपके जो है कीचड़ बनेंगे, ठीक है। और ओके। अगर आपका सूखा ड्राई है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस। हेलो। तो उसका एक एक जनरल वो होता है, तो कि आप अपना जब आपने उसको इरिगेशन दे दिया, आपने देखा, एक तो आपको अपना दे एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि हमने देख लिया कि अब मेरा जो है सॉइल एकदम वो है, ठीक है। उठा के उसे दबाना है, और वो अगर हाँ, ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा हाथ रखिए, आपका निशान बन जाएगा ना। तो ठीक समझ है। लीजिए आपका एकदम परफेक्ट वो मॉइस्चर उस वक्त है। बाकी अखिलेश ने जैसे बताया कि अपने सॉइल के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को आप देखते हुए कि कितने दिन में हमारा फील्ड सूख रहा है, वो आपको आइडिया लग जाता है ना। क्योंकि अभी जैसे जाड़ा चल रहा है, इसमें आपको बहुत फ्रिक्वेंट इरिगेशन जरूरत नहीं पड़े, मतलब आप एक बार कर देंगे तो 6 या 7 दिन बाद आपको इरिगेशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना जितना फर्टिगेशन का जितना शेड्यूल है, जितना भी क्वांटिटी है ना, उसके हिसाब से बढ़ा लीजिए कि अगला जो अब 7 डेज के बाद ही आपको उसमें शायद इरिगेशन देना पड़े। गर्मियों ठीक। में क्या होता है, ये जल्दी फ्रिक्वेंट होता है, इसीलिए गर्मियों में आपकी खुराक का जो है वो ना, उनका लेवल जो है, अपटेक लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक बेसिक वो है, ठीक है। ठीक है। थैंक ओके यू। ओके। हेलो। हाँ, यस प्लीज। नमस्कार जी। हेलो। हाँ बलजी सर बोलिए, नमस्कार जी। हाँ जी सर, हेलो। ये ओपन की वैरायटी है, जो ओपन की आवाज ही नहीं वैरायटी आ रही बताइए, है। जो जनवरी फरवरी में तैयार कर सके हम। आपकी ये ग्रीन में कैप्स इंदिरा वैरायटी है, आशा वैरायटी है, ये नेट हाउस में भी गरम हो होती है, रही ओपन में भी होती है। गरम। ये इंदिरा जो जनवरी चूल्हा फरवरी लगा में था इसकी नर्सरी गैस तैयार वाला। कर सकते हैं सर? आई थिंक कई लोग की आवाजें हैं, अगर 1 बाय 1 पूछे तो या तो मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है ना, अगर एक एक करके पूछे तो अखिलेश, और कंट्रोल करो और लोगों को म्यूट करो अगर एक आदमी का सवाल हो रहा है तो। हाँ बलजीत जी, एक बार आप पूछिए, उसके बाद सर दूसरे ये को जैसे हम। इंदिरा है, जोर से मसल। हाँ बोलिए इसको इंदिरा। हम जनवरी फरवरी में नर्सरी तैयार कर सकते हैं इसकी? मुआजम सर, इनका सवाल है कि इंदिरा की नर्सरी क्या जनवरी फरवरी में तैयार कर सकते हैं? अगर आप जनवरी, देखिए क्या है ना कि अगर ओपन में करना चाह रहे हैं आप ना, हाँ जी, हमको ये ओपन की। चेक करना। हाँ, तो हमको भाई साहब ये देखना पड़ता है कि हमको कितना दूसरा। पीरियड मिल रहा है ना, ठीक है। अच्छा जी, वो ठीक है। समय हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओपन में करेंगे तो कैप्सिकम की 4 से 6 आप तुड़ाई ले सकते हैं, जब आप नेट में जाते हो तो ना 7 या 8, जैसे ही अगर आपने फरवरी या मार्च में किया ना आपने। अंजय हेलो, यहाँ लगा भी था। हेलो। फरवरी में अगर आपने मान लीजिए उसका जो है नर्सरी तैयार की, ट्रांसप्लांटिंग शुरू की, तो आप पास मार्च अप्रैल आते आते आपका मौसम बहुत गर्म हो जाएगा ना। हाँ जी। फिर फ्लावर ड्रॉप और ये सब की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। हाँ दूसरा, जी। जैसे अभी शुरू में बताया था परवीन ने कि ये विंटर क्रॉप है ना, मसल दे इसको बस मत लगा। हाँ ज्यादा जी। एंजॉय करती है जब ये जो है सर्दियों में चलती है। तो जितना लगा। आप समय कम देंगे उतना ही ठीक प्रोडक्शन है आपका कम होगा, जितना ज्यादा समय देंगे उसको उतना ही प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। सर, मेरा नर्सरी का कार्य है, जैसे मैं नर्सरी तैयार करके ग्राहक को ऐसा देना चाहता हूँ कि वो जनवरी में मैं तैयार कर दूं, फरवरी में सेल कर दूं। नहीं तो तो जिसको ग्राहक को देंगे तो फिर वो भी लगाएगा फरवरी में ना, तो फरवरी मार्च अप्रैल ना, ठीक है, जनवरी में हाँ मई के जी। बाद। तो उगेगा ही नहीं जनवरी। तो उगने में ही वो फरवरी ले जाएगा, जनवरी फरवरी 1.5 महीना ले जाएगा पौधा बनने में, प्लांट बनने में ही। हाँ सर, जनवरी में और तो अगर मैं आपने तैयार करूंगा आपने अगर छोटा उगा फूल में। सवाल ये है कि अगर आपने उगा भी दिया है ना किसी तरह कंट्रोल करके कुछ भी, तो लेकिन जो लगाएगा ओपन फील्ड में, हाँ उसके जी। लिए पूरा उसको क्रॉप को ग्रो करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। उस हाँ समय जी। में उसका प्रोडक्शन कम आएगा। तो मैं हाँ। सजेस्ट तो नहीं करता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लीजिए एक बार। अच्छा, और इंदिरा की अलग, इससे अलग और वैरायटी हो सर ओपन के लिए बढ़िया वाली जो? आशा आशा भी चल रही है मेरे ख्याल में, बरेली के आसपास जो है लोग पूरी आशा वैरायटी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आशा। वो ओपन में है। अच्छा जी। बाकी अगर और लोग किसी का तजुर्बा है ओपन वैरायटीज का तो बता सकते हैं, लेकिन आशा का जो ज्यादा उधर चलता है ना, बरेली साइड में अच्छा करते हैं कैप्सिकम ओपन में। हरियाणा कौन सी इंदिरा छोड़ के हरियाणा के लिए? नहीं। ओपन के लिए हरियाणा के लिए, साउथ हरियाणा के लिए इंदिरा छोड़
और कोई वैरायटी हो सर? ओपन के लिए, ओपन के लिए नहीं, कह रहे हैं या नेट हाउस के लिए? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड सर। और मेरे ख्याल में शीट पे उसने दिखाया था परवीन ने, जितनी भी वैरायटीज हैं ठीक है सर। ना, सबसे अगर जो है देखिए, जो कामयाब वैरायटी जो अपने एरियाज के लिए, वो इंदिरा ही है। अभी ओके तक जी। उसका परफॉर्मेंस अच्छा है ना। बाकी और भी वैरायटीज आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है। हर कंपनी से थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे, या ग्रुप में अगर होगा तो एक बार शेयर लोग कर देंगे कि तो कौन कौन इंदिरा सी वैरायटीज है। मुझे के उतना आइडिया नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर किसी कंपनी की है इंदिरा, या कि सारी कंपनियां इंदिरा के नाम से बनाती हैं? सेजेंटा। नहीं नहीं, सिजेंटा सिजेंटा की है। कंपनी की इंदिरा आती है। और जो ब्रह्मा आती है एक वैरायटी, अभी जो चल रही है, अच्छी चल रही है, ब्रह्मा ब्रह्मा वैरायटी आई हुई है। इसके साथ ही कावेरी वैरायटी है, और अपनी आशा है। इन जी दो ये वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं ग्रीन कैप्सिकम में। सर इंदिरा कौन सी कंपनी की होगी ये? इंदिरा सिजेंटा की। और सेमिनस की एक हंसिंगटन वैरायटी है, वो भी काफी अच्छी वैरायटी है सेमिनस कंपनी में। ये कोई आती है इंडस? सर आपकी चैट में थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। सर हेलो। ये सर बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। जी सर बोलिए। सर मेरे एरिया में सबसे लार्ज स्केल पे कैप्सिकम होती है। अगर आप जो वैरायटी बता रहे हैं, इन दोनों में से अगर हम एरिस फेमिनस की एरिस टोटल यूज करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट है सर। कौन सी कंपनी की, एक बार रिपीट करना सर, फिर से बताना। सर सेमिनस कंपनी की ही एरिस टोटल है, ओके ओके। और फ्रूट का साइज और लंबे समय तक चलती है, और जो ईल्ड है वो भी बहुत बढ़िया रहती है सर। ठीक है, धन्यवाद। बहुत हाँ बढ़िया जी सर। सुझाव आपने दिया प्रैक्टिकली। कौन सी बताइए, रिपीट करेंगे इसको प्लीज? सर सेमिनस कंपनी की एरिस टोटल। आयरिस टोटल सैमनस कंपनी की। हाँ जी। वेरी गुड। हैरिस एक्चुअली मेरा एरिया 70% सर कैप्सिकम लगाता है, और टोटली एक्सपोर्ट हमारा कलकत्ता के अंदर है सर। टोटल ना? जी सर, जी सर। दो वैरायटीज है, मैं दूसरी का भी नाम बता देता हूँ सर आपको। अगर भाई साहब उसमें लिख सकें, जस्ट चैट होल्ड बॉक्स में अगर नाम लिख सकें तो एक बार लिख दीजिए ना, ताकि लोग मैं स्पेल हो जाए मैं क्लियर। सर उसकी आपको उसकी वाइपर की अभी फोटो ही डाल देता हूँ सर। हाँ हाँ, यस यस, दैट्स ग्रेट, ओके। और सर एक क्लोज कंपनी की है अंबिका। हाँ, अंबिका का भी नाम सुना है, या क्लाउस कंपनी का ना। सर ये दोनों यस। वैरायटी आप जुलाई तक, जुलाई लास्ट तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो, और इतनी गर्मी के अंदर सबसे बेस्ट है सर ये। ओके। और इसका जो फ्रूट का साइज है वो इक्वली लेवल रहता है सर। वो ये नहीं है कि जैसे टाइम बीतेगा तो ये साइज कम हो जाएगा। ये कंटिन्यूसली सेम साइज रहेगा जब तक आप इसकी लास्ट तक हार्वेस्टिंग करते हो सर। आप आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए सर। सर 9355 9355 35 35 132। 132। नाम क्या सर आपका? जितेंद्र सिंह सर। ठीक है जी। मैं आप कभी भी चैट बॉक्स में नंबर देता हूँ, बात आपका सेव भी कर करिए सर, लेता हूँ। मैं पूरी डिटेल बता दूंगा आपको सर। हाँ, मैं फार्मर ग्रुप में हाँ जी आपको सर, ऐड हाँ कर जी। दूंगा एक बार, ठीक है सर। मुनीश नरूला जी। हाँ जी, जो मुनीष जी हैं अभी यहाँ पे मीटिंग में हैं। ओके ओके, नहीं वो उसमें उन्होंने एक मेरे पास कॉल आ रही थी बीच में, तो ओके उनका ओके। नंबर आ रहा था सर। ठीक ठीक ठीक। सर मैंने ओके अपने सर। दूसरे नंबर पे अपना वो मतलब अपना आपका आपका नंबर वो सेव किया था। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है सर, और भी कोई किसान भाई सवाल करना चाहते हैं? देखो, मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो किसान भाई हमारे प्रैक्टिकली हरियाणा में एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसा जितेंद्र जी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो ये सेशन का मतलब यही है कि हम लोग जो भी अपनी प्रैक्टिकली जानकारी है जिस बेटर कर सकते हैं वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सवाल ही हो, आप अपना सजेशन भी रख सकते हैं, अपना सुझाव भी रख सकते हैं। सर एक छोटी प्रॉब्लम थी। हमारा क्या हो रहा है कि जड़ में नीचे से जहां मल्चिंग खत्म हो रही है उससे ऊपर उसको वो सूखना शुरू होता है तना, और पेड़ गिर जाता है। वो पूरा पेड़ ही सुखा दे रही है वो। हेलो अखिलेश जी। हल
हाँ जी जी सर। सर। जी हाँ सर। जी, तना नीचे से सूखना शुरू होता है, जहां से मल्च जहां हम लगा रहे हैं उसको, मिट्टी जहां से खत्म हो रही है, और वो थोड़े दिन के बाद पेड़ ही गिर जाता है पूरा का पूरा। ये किस स्टेज पर? करीब हो गए, उसको फ्रूटिंग आने लगी, उसमें फ्लावरिंग तो आ ही रही है, फ्रूटिंग भी आ रही है। ठीक है, बड़ा बड़ा। आपके आपके उसमें कोलर रोट का अटैक रहा होगा पहले, सेम जैसे डैम्पिंग हो पाता है ना, उसी तरीके से कोलर कोलर रोट की डिजीज आती है बड़े पौधे में। तो उसपे जो पौधा जो रहता है ना, पौधे के जो टिश्यू है, जो ऊपर की जो लेयर रहती है, एक छिलका रहता है ना जो पौधे के जी जी। ऊपर, यस यस, पर तो वो जो छिलका रहता है ना, छिलके में गलन शुरू हो जाती है, आप ध्यान से देखना उसमें। वही हो बाकी रहा है। बाकी तो मैंने देखा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि कैसा होगा, मेरे अनुमान जैसे मैं फील्ड देखता हूँ तो वो उम्मीद करता हूँ कि वही प्रॉब्लम रही होगी। तो ऊपर से जो छिलका जो है वो गलन शुरू हो जाती है उस छिलके में। जी। ठीक है। तो क्या तो करें? कोलर रोट नाम की जो डिजीज है वो आ जाती है इस टाइम पे। जी। तो तो इसका सर, इसका मैनेजमेंट। वही बता रहा हूँ ना। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ बताइए। जी। उसके लिए आप ब्लू कॉपर यूज हाँ करें। ब्लू हाँ। कॉपर प्लस उसके साथ में बाविस्टीन ऐड कीजिएगा, या ब्लू कॉपर प्लस रिडोमिल गोल्ड को मिक्स कीजिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा। अब कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है? यदि आप ब्लू कॉपर ले रहे हैं 2 ग्राम, तो लगभग 1 ग्राम उसमें रिडोमिल गोल्ड ऐड कीजिएगा। ठीक है ना? सर, करते हैं ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल करते हैं, हमारी सीधी क्लाइंटों को जाती है दिल्ली या फरीदाबाद में प्रोडक्ट। तो आप हम आप करते बायो में करते हैं? जी। उसमें कोई अगर आप बता दें, बवेरिया बेसियाना या ट्राइकोडर्मा या फिर नीम ऑयल, उसमें उसमें सर आप फिर ट्राइकोडर्मा का ही यूज कीजिएगा। स्प्रे करना है उसको, कि सर गोबर में मिला के उसकी जड़ में रखना है? उसमें सर ऐसा है कि उसकी ड्रेंचिंग मारिएगा इसकी ट्राइकोडर्मा की भी, क्योंकि यदि आप क्योंकि सिस्टेमिक तो नहीं होती है, यदि आप लॉजिकली देखें कि भाई जी। स्प्रे में देंगे तो वो पौधे की पत्तियों के ऊपर रह जाएगी, और यदि हम नीचे जमीन में ड्रेंचिंग मार देंगे तो वो नीचे जमीन में रह जाएगा, क्योंकि सोयल के जो फंगस है उनको ही खा पाएगा। पर फाल्ट जो आ रहा है वो पौधे के स्टेम पे आ रहा है, तने पे आ रहा है। तो कोशिश करें कि जो आपका ट्राइकोडर्मा का जो आप घोल बनाएंगे वो तने पे डालें, और तने से होता हुआ वो नीचे जमीन में चला जाए, आपका जो लिक्विड रहता है। ठीक है, तो इस घोल को किस हिसाब से बनाना है सर मेरे को? जो होल रहेगा वो कम से कम 5 ग्राम या 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप तैयार कीजिएगा ट्राइकोडर्मा का। 5 ग्राम पर लीटर, यस सर। ठीक है सर। और एक बार डालना है इसको, कि 2-3 बार मैं रिपीट कर सकता हूँ? इसको सर, और दूसरा ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि हम बायो में यूज कर रहे हैं, जो केमिकल में हम देते हैं तो केमिकल बहुत तेजी से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है जी। ना? तो इसमें पानी उतना ही देना है, उतना ज्यादा नहीं डालना कि भाई वो बहुत ज्यादा नीचे पानी भी हो जाए। आपका बस तना तना गीला हो जाए और थोड़ा बहुत उसके नीचे चला जाए आपके बेड पे। ठीक ठीक है है ना? सर। मिट्टी तक चल जाए, बहुत ज्यादा गीलापन नहीं देना है उसमें, वरना उससे हमारे क्या होगा कि और ज्यादा डिजीज का अटैक बन जाएगा कई बार। नहीं, हमारा एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है, 100-200 गज का सिर्फ एरिया है, तो जी। वही मैनेज कर सकते हैं वो उसको जी। वो हो जाएगा सर, मैनेज आराम से हो जाएगा वो। ठीक है ना? आप ठीक। ट्राइकोडर्मा का यूज कीजिएगा। चलो, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ओम प्रकाश गुरुग्राम से। जी सर। डॉक्टर साहब मैंने शिमला मिर्च लगा रखी है और हार्वेस्टिंग भी चालू हो गई है। कोई ऐसी दवाई स्प्रे वगैरह बताओ जिससे फल फूल और बढ़े। अभी फ्रूटिंग चालू हो गई है ना? आज थोड़ा ही 10 दिन से चालू है। देखो, फ्रूटिंग पे मेन जो रोल रहता है आपकी, एक तो सनलाइट का रोल रहता है। ठीक है ना? जी एक जी तो प्रॉपर आप जो नेट्स है, मान लीजिए सीड नेट लगा रखा है, तो पौधे को अधिक से अधिक प्रकाश दें। ठीक है। जी। दूसरा जो फर्टिगेशन शेड्यूल मैंने शेयर किया है, तीसरे नंबर वाला, दो ठीक तो है। थे वो शुरू वाले कि भाई 20 से 40 दिन वाला, 40 से 60 दिन वाला, आप 60 से उस वाले को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। तीसरा क्या है कि जो आपका फल जो है, फर्टिलाइजर यदि आप देंगे तो उस फर्टिलाइजर से आपका फ्रूट का साइज वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा हम्म क्या है कि यदि आप उस पे, जैसे मैंने बताया, कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा रहती है, तो हम्म कैल्शियम का आप यदि स्प्रे में आप उसको प्रयोग करते हैं, और जो 0050 जो है उसका आप यूज करते हैं, तो आपका फ्रूट का चमक और आपके फ्रूट का साइज बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वो आप रूट से भी देंगे और ऊपर स्प्रे में भी आप उसका यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात और बताओ। जैसे लिक्विड में कैल्शियम बोरोन आते हैं, उनकी डोज कितनी होती है स्प्रे के लिए?
उनकी सर वो रहता है उनके कंसंट्रेशन के ऊपर कि कितना कंसंट्रेट अगले ने दिया है। बाकी जी। मैं जो जनरली देखी है वो 1 से 1.5 ml पर लीटर के आसपास उनका जो लिक्विड में रहती है उनका यूज होता है। और पाउडर फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में नहीं, जो लिक्विड फॉर्म में बताई ना आपने, उसी की मैं हाँ बता जी। रहा हूँ। पाउडर फॉर्म में कौन सी है क्या है, आप यदि उसका 20% लेवल वाली? कितना, 20%? 20%। कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, 20%। बोरोन? बोरोन 20% है। जी। तो वही 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर का आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ग्राम तक जा सकते हैं 20% बोरेन को लेके। और पोटास को हम स्प्रे कर सकते हैं तो कितनी मात्रा लेनी चाहिए? पोटास कौन सी है? यही पाउडर वाली? मतलब जो जनरली फर्टिगेशन में यूज हाँ हाँ, करते हैं। यही। ये 5 ग्राम पर लीटर तक आप आराम से यूज कीजिएगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। समय तो आपने दिया, हम हमारे लिए हाँ तो जी आप सर। किसानों के लिए और मदद कर रहे हो। कोई किसान भाई सवाल कुछ करना चाहते हैं? नहीं, धन्यवाद जी अखिलेश जी। और अगर इतना पॉसिबल हो कि अगला हमारा कोई प्लान हो तो अगर अभी बता दें तो हम उस हिसाब से मैनेज कर लें चीजों को टाइम के लिए। आप ऐसे पहले बता देते हैं 1-2 दिन पहले, अगर फिर भी कोई आपका हो अगला किसी चीज पे टॉपिक पे तो। जी सर, हमारा ये रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते में 2 हफ्ते बाद एक वेबिनार करते रहें रेगुलर, जो भी चीज़ें हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में जो है ना, कुकुम्बर और कैप्सिकम ही मेन है। जी उसके जी। अलावा थोड़ा बहुत टोमेटो पे फोकस कर रहे हैं कुछ फार्मर, लेकिन बहुत कम एरिया है टोमेटो का। सर वो तो हम मिस कर गए थे क्योंकि उस टाइम मीटिंग फिक्स हाँ, तो। तो हम कुछ सेशन रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे कुकुम्बर का मिस कर गए तो दोबारा से भी कुकुम्बर का करेंगे ना। रिक्वेस्ट। तो ये है कि 2 हफ्ते के गैप पे एक वेबिनार हम करते रहेंगे, और जो भी जानकारी होगी टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में अपडेट होती रहेगी। नहीं, अभी इसमें स्टडी सर हम लोग ये है ना कि जितना भी क्रॉप जो है टच किया जाए मैक्सिमम ना, ताकि जो है डाइवर्सिफाइड क्रॉप की तरफ हमारे फार्मर बढ़ सके। हम लोग पिछले 10 साल से लगातार कुकुम्बर और कैप्सिकम पे ट्रेन कर रहे हैं, इवन टोमेटो पे। हाँ हमारे घर वाले पूरी टीम, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे फार्मर जो है अभी वो बहुत मैच्योर भी हो गए हैं, जैसे आप जैसे लोग जुड़ गए हैं, और जो है जितेंद्र जैसे लोग, ओम प्रकाश जैसे लोग, ऐसे बहुत लोग हैं ना जो अभी कुकुम्बर पे कैप्सिकम पे एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा उनको एक्सपर्टीज होने लगे हैं। लेकिन अभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है ना, जो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे हरियाणा के फार्मर के लिए। कैरी तो हम ये टमाटर। चाह रहे हैं कि इसमें हम लोग की कोशिश ये है कि एक बार टच करें मैक्सिमम क्रॉप को, नंबर ऑफ क्रॉप को। उसके जुकनी। बाद जो फार्मर की रिक्वायरमेंट है, हम लोग ग्रुप ओपन है उसमें, हम लोग हमेशा उनसे सजेशन भी मांगते हैं कि अगर आप शेयर करें कि हमें इस क्रॉप पे ट्रेनिंग चाहिए, अगर 10 से 15 लोग हैं तो हम लोग जरूर उस पर ऑर्गेनाइज करेंगे। सर इवन मेरे। इसके बाद हम लोग का ये था चैलेंज की सॉइल मैनेजमेंट और ये सब जितनी चीजें हैं ना, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इन सब पे टॉपिक पे लिया जाए। क्योंकि बेसिक क्या होता है कि फर्टिगेशन हमने बता दिया कि आपको 19 डालना है ना, और ये एनपीके डाल लीजिए, आप कैल्शियम डाल लीजिए, लेकिन एक्चुअल वो वर्क कैसे करता है आपके सॉइल में, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस लेवल पे हम लोग जाएंगे ना होपफुली। ठीक सर, और क्रॉप भी ऐड करिए। मैं जुकनी की कहूंगा, आपको स्ट्रॉबेरी कहूंगा, चेरी टमाटर कहूंगा, सर इनको भी ऐड करिए आप please। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली हम लोग करेंगे जरूर। नहीं, मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। और मेरे लिए बहुत बहुत नॉलेजेबल रहा सर आपका सेशन सर। थैंक यू सर, और हम लोग का उधर टूर रहता तो आपसे जरूर मिलना चाहेंगे, तो है अखिलेश जी ना। सर आए हुए बिल्कुल। हैं। जब छोटा था मेरा फार्म, मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, और कई सारों ने मिलके कर दिया अखिलेश जी। हमने हाँ, प्लांटेशन भी कर दिया। आप प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हो, मुझे पता है सर, मैं आया हूँ आपके पास। और हम अब काफी, आपने देखा था, अब हम काफी थोड़ा सा बढ़ गए हैं। ये नहीं कह रहा बड़े हो गए हैं, पर उससे हम काफी हमने बढ़ा लिया है बिल्कुल, काम। वो डे बाय डे ग्रोथ तो होगी वहाँ पे, कि और हाँ, स्कोप और भी हुआ है, ऑर्गेनिक का स्कोप भी है आपके यहाँ पे, जैसे आप नियर हमने बाई एनसीआर हो। रोज तो दिल्ली जाता हूँ तो मैं गाड़ी में रख के ले जाता हूँ, जिसको देना हो सामान दे सकता हूँ मैं। डिमांड मेरी। भी ज्यादा रहेगी उधर। हाँ, पूरा नहीं होता सर, सही बताऊं तो ईमानदारी की बात तो ये है। आओ कभी सर, मोस्ट वेलकम है आपका सर। ठीक है सर, ठीक है। मेहरबानी अगेन सर, धन्यवाद। प्रवीण सर, हाँ जी सर, बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट है कि आई थिंक मैं आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। अच्छा सर। तो रिक्वेस्ट है अगर मेरे को ऐड कर दे, क्योंकि मेरे को आपके जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन है ऑल फार्मर, सॉरी, जो एफपीओ का फार्मर है उसमें से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली थी, उसमें डाला हुआ था मैसेज आपका सर। नंबर बोलिए सर।
सर 9355 9355 35132। ये जितिन सिंह ही है, इनका नंबर अच्छा अच्छा, सेव कर मैंने लीजिए सेव कर अखिलेश। लिया, हाँ मैं ऐड करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ऐड मैंने कर लो। ऑलरेडी ये ऐड करने के लिए ओके। आपका सेव कर लिया नंबर। हाँ, क्योंकि ठीक मैं है। यहाँ सर हमारा मैक्सिमम ओके। लार्ज स्केल पे कैप्सिकम का रहता है, और हमारा अपना एफपीओ है जो टर्मरिक में डील कर रहा है सर। ठीक है सर, हम आपसे मिलने का भी प्लान बनाते हैं ना सर, आपने मोस्ट बोला वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, जितिन थैंक यू सर, वेरी आपके मच सर। साथ एक बार मैं भी जुड़ूंगा थोड़ा। मार्केटिंग जो है हमारे फार्मर को जो ना किसके थ्रू चैनलाइज किया जाए, ये भी हम लोग जी एक सर। जो है टॉपिक चल रहा है अभी, ताकि जी जी हमारे जो हरियाणा के फार्मर है जहाँ एफपीओ की मदद से ही ना, एफपीओ के जी माध्यम से ही वो अपने क्रॉप को वहां पर सेल कर सके और अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले आ सके ना। जो जी गुड़गांव के सर। जी आसपास है वो तो लेके आ रहे हैं ना, जो अच्छे फार्मर हैं जिनको पकड़ हो गई है। पर अभी हमारे यहाँ के जो फार्मर हैं, कैथल हो गया, जिंद हो गया, सन, कुरुक्षेत्र, ये सब जितने भी फार्मर है ना, वो अभी किसी अड़तिया को बेचते हैं या ऐसे मार्केट में जाना पड़ता है उन्हें। तो ठीक है वो सर। एक बार बैठेंगे आपसे थोड़ा समझने के लिए, और होगा तो ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन भी हम लोग करेंगे ना मोस्ट अपने वेलकम सर। फार्मर को। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर। ठीक है अखिलेश, मेरे ख्याल में जो है क्लोज किया जाए, 7:30 हो गया ना। एक बार फिर मैं और भी किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा, कोई अगर क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, सुझाव है, तो एक बार आप क्वेश्चन रख सकते हैं। अपना ओपन मंच है सभी किसान भाइयों के लिए। आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी है। धन्यवाद आप सभी का किसान भाइयों। मुआज्जम सर, एक बार आप थोड़ा कुछ क्लोजिंग कमेंट या कुछ सुझाव देना चाहते हैं किसान भाइयों को। नहीं, अच्छा ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने अखिलेश, और जो है मुझे अच्छा ये लगा कि बहुत से फार्मर जो ऑलरेडी कैप्सिकम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये लगता था कि शायद कुकुम्बर हम लोग बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन कैप्सिकम में बहुत से फार्मर भी पीछे हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से डिस्कशन हुआ, जो से समझ में आया, मेरा ये था चैलेंज कि शायद इन लोग को प्रूनिंग, ट्रेनिंग, ये सब पे कहीं कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके हम मैक्सिमम, लेकिन लोग क्लियर है ना। अभी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए जहाँ पे प्रूनिंग दिखा सकूं उसको। तो ये सेशन अच्छा है, और जो है मेरे ख्याल में और क्रॉप जैसे लोग सजेस्ट किए वो ऑर्गेनाइज कीजिए आप लोग ना, और जितने मैक्सिमम फार्मर हैं उनको इनवाइट कीजिए, और फ्रिक्वेंट कीजिए ना, गैप मत दो ट्रेनिंग में। बाकी ओवरऑल इट वाज ए वेरी गुड शो, और मैं सभी किसानों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने अपनी चीजें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप लोग के माध्यम से मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। ठीक है किसान भाइयों, मैं मैसेज में अपना कांटेक्ट नंबर डाल रहा हूँ। दूसरे ग्रुप से किसान भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हो सकता है कुछ किसान भाइयों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर ना पहुंचा हो, तो मैं एक बार आपको कांटेक्ट नंबर डाल देता हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8683 844 568, और मैं हरियाणा में गरवारे टेक्निकल फाइबर कंपनी की तरफ से यहाँ सेल्स मैनेजर हूँ। और आप सभी के कोई भी अगर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, गरवारे के नेट के रिगार्डिंग, जो भी प्रोडक्ट गरवारे के आते हैं, मल्चिंग है और भी बीडमेट है, तो किसी भी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे प्रवीण सैनी जी हैं जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो भी आपकी हेल्प के लिए हमेशा यहीं रहते हैं हरियाणा में। तो आपकी कोई भी किसान भाई अगर चाहता है कि हम फार्म विजिट करें, कोई भी अगर इंक्वायरी हो, तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बता दीजिए, हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन में टाइम दिया। मुअज्जम सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखी। अगले किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ दोबारा जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।